तो बिहार में सालों से तबादले का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ चुकी है और जिसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन अब लिए जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके बाद 1 अगस्त से ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा। इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था, उनका भी फिर से तबादला होगा। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जबकि बीपीएससी से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षकों को प्रोबेशन पर जो शिक्षक हैं वे भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों के तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा, जिसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अब अगर पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर सकेंगे। तो शिक्षकों के तबादले के लिए बनी नई नीति को लेकर अब शिक्षक बेहद खुश हैं। शिक्षक नेताओं ने भी सरकार के प्रति आभार जाहिर किया है और पुरानी मांग पूरी हो रही है, इस बात को भी उन्होंने इंगित किया। इससे लाखों शिक्षक और शिक्षिकाओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। शिक्षक कई परेशानियों से बच पाएंगे। 28 साल से हम पोस्टेड हैं कि किशनगंज में और मेरा गृह जिला दरभंगा है। लगभग 300 किलोमीटर का दूरी है हम लोगों के जिला के बीच में, ताकि हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं किसी का भी ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। न्यूज़ 18 के माध्यम से मुझे पता चला कि सारे टीचर्स का पोस्टिंग हो रहा है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा। तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे सास ससुर हैं और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मुझे स्कूल भी देखना पड़ रहा था और घर भी देखना पड़ रहा था। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। तो शिक्षकों के तबादले के बड़े फैसले को जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी सकारात्मक नजरिए से देखा है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की माने तो सरकार के इस फैसले से सभी तरह के शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा और इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी आएगा। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है। जो शिक्षक आज घर से दूर हैं या जिनके परिवार के 2 शिक्षक हैं, पति पत्नी हैं, अलग अलग हैं, अगर ट्रांसफ़र से उनको घर के नज़दीक लाया जाए, उनकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र हो, परिवार को एक किया जाए, तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी, उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा। उनकी वह जो दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है वह दूर होगा और यह हितकारी है। खबर सहरसा से, जहां से एक हैरान करने वाला वीडियो हालांकि सामने आ गया और ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो इटहरी प्रखंड के सरबेला उच्च माध्यमिक स्कूल का है और वीडियो के तस्वीर में अगर आप नजर डालेंगे तो इन शिक्षिका को आप सोते हुए देखेंगे, जहां पर पढ़ाने की जगह अपनी नींद पूरी कर रही शिक्षिका का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लेकर अब कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। वीडियो में साफ तौर पर नजर आता है कि शिक्षिका 3 बेंच पर आराम से सो गई हैं। ये वीडियो कब का है इसके बारे में तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे क्लासरूम में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।
ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग ये पूछ जरूर रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग वीडियो की जांच कर दोषी जो शिक्षिका हैं उन पर कार्रवाई करेगा क्या। लोगों का कहना है कि ये एक ऐसी तस्वीर है जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग आता है, मास्टर लोग आता है, साइन करता है, 10 मिनट बैठता चलते फिर रुकिए साहब नहीं, आपका जवाब नहीं दीजिए। कौन होते हैं? इसमें क्या होता है कि फिर एक डेढ़ घंटा 2 घंटा के बाद आता है, फिर जाकर हाजिरी लगा लेता है, फिर 10 मिनट बैठ जाता, फिर चले जाता है, सो करता है। सिर्फ कल आप स्कूल आए थे तो शिक्षक सब सोए हुए थे क्या? सब सोए हुए थे। तो शिक्षा के बाद अब बात स्वास्थ्य की कर लेते हैं, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज में जल्द ही सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इससे लेकर सभी जगहों पर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, वहां पर उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के सहयोग से इस योजना को लागू किया जा रहा है और इसके तहत अस्पताल में 150 से 200 करोड़ तक की लागत आएगी। हाईटेक सुविधा शुरू होने के बाद अब मरीजों को इलाज के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। इससे पटना के पीएमसीएच और आईजीआईएमएस पर बोझ जो पड़ रहा है उसमें कमी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के पुराने मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने का आदेश जारी हुआ था। ऐसे में कार्य कहां तक पहुंचा, हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, ये आदेश जारी हुआ था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए, अब क्या प्रगति है? नहीं, बिहार सरकार और भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि जो हमारे पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उन सभी जगहों पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बने और भारत सरकार के विशेष सहयोग से ये हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में बनने शुरू हुए। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब वो समय आ गया है जब हम मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया, इन 4 जगहों पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का बहुत शीघ्र उद्घाटन करने वाले हैं। अगस्त महीने के अंत तक इन 4 जगहों पे लोगों की सेवा में ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक काम करने लगेंगे और इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। क्या सभी फैसिलिटीज होंगे सर? ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट होंगे, कार्डियोलॉजी के होंगे, प्लास्टिक सर्जरी होगा, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे जिन डिपार्टमेंट के सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को। और ये सभी 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए की एक योजना है विभिन्न मेडिकल कॉलेजों की। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका लाभ बिहार की जनता को अगस्त के अंतिम सप्ताह से मिलने लगेगा। बिहार में अभी कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं जो फंक्शनल हैं और मानव बल की भी अब एक तरह से कमी दूर हो गई है? दूसरी बड़ी बात है कि जितने भी मरीज हैं, खासकर जिले के जो मरीज हैं, वहाँ से अभी भी पीएमसीएच आने का उनका सिलसिला जारी रहता है। पीएमसीएच पर दबाव कम नहीं है, आईजीएमएस पर दबाव कम नहीं है। तो जो रेफरल सिस्टम है उसको लेकर कोई रिव्यू वगैरह किया है? देखिए, अभी बिहार में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वो 3 तरह के हैं जो चल रहे हैं। राज्य सरकार के हैं, केंद्र सरकार के हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो कुल मिला के 22 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जो लोगों को शिक्षा भी देने का काम कर रहा है और चिकित्सा सेवा भी देने का काम कर रहा है। और राज्य की सरकार 13 जगहों पे अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का निर्णय ले चुकी है। उसमें से लगभग 10 जगहों पे हमारे काम भी चल रहे हैं। तो आगे आने वाले 3-4 वर्षों में बिहार में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ के 36 हो जाएगी। दबाव कम हो सकता है क्या? ऐसा निश्चित रूप से ये हमारी प्रायोरिटी में है कि कैसे रेफरल केसेस को हम कम करें और हम जहां जो अस्पताल है वहां अधिक से अधिक सुविधाएं दें। उसके लिए हम डायग्नोस्टिक सिस्टम को, पैथोलॉजिकल सिस्टम को और चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे और इन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि सुदूर इलाकों में भी कैसे मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके, इसको लेकर अस्पतालों को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और अस्पतालों को हाईटेक बनाने की लगातार कवायद भी जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और अब बात रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे की, जिसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जी हां, निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जेडीयू और आरजेडी कैंडिडेट पर भारी पड़े और शंकर सिंह ने करीब 8,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर दी। इस उपचुनाव के रिजल्ट पर अब राजनीतिक बयानबाजी जरूर जारी है। सभी अपने अपने हिसाब से इस चुनाव के परिणाम की समीक्षा में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे पर इंडिया अलायंस के लोगों को ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जनता का आरजेडी और जेडीयू से मोह भंग हो चुका है। जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, उसका कोई देश में व्यापक वो प्रभाव नहीं होता है, न देश की चर्चा होती है। बाईपोल में कई जगह हमारे सीट जो थी वो हमें नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर वो सीटें थीं जो विपक्षी दल की भी कई सीट थी। हमने कई जगह अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस पर भी अगर इंडिया अलायंस के लोग इतरा रहे हैं तो इतराते रहें। सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़े माइनॉरिटीज़ का वो इलाका है और डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं। तो जिसका गुस्सा बीमा भारती जी को भी झेलना पड़ा। डेवलपमेंट नहीं होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर भी असर पड़ता है कैंडिडेट पे। तो रुपौली उपचुनाव के नतीजे पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अति पिछड़ा वोट को बांटने की साजिश की है और ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को इससे सचेत होकर आगे सबक लेने की जरूरत है। उपचुनाव में राजद और जदयू ने दो अति पिछड़ा को चुनाव लड़ाया और ये कहीं न कहीं ये एक साजिश सा लगता है कि अति पिछड़ा का वोट बांटने की साजिश ये थी, क्योंकि ये लोग अति पिछड़ा के समर्थक नहीं हैं, कहीं न कहीं ये लोग अति पिछड़ा के विरोधी हैं। इसलिए अति पिछड़ा को सचेत होने की जरूरत है और इस चुनाव में जो ये परिणाम आए हैं ये निश्चित तौर पर यह बताता है कि अब अति पिछड़ा समाज को इससे सबक लेके आगे की रणनीति बनानी होगी और ये दो दल और ये जो गठबंधन है इस गठबंधन से पीछा छोड़ा करके और नए विकल्प की खोज में और आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ आना होगा। तो यूपी के उन्नाव बस हादसे में जान गंवाने वाले शिवहर के लोगों के परिजनों से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मुलाकात की। उन्होंने मृतक के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है इसका जिक्र भी किया। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि उन्नाव बस हादसे में शिवहर के कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। लापता का रहा सवाल या एक्सीडेंटल रहा सवाल या किसी गरीब के दुख का रहा सवाल, उसके लिए सरकार बराबर खड़ी रहती है और गंभीर रहती है और सोचती रहती है। कुछ राहत दिया गया सर? जी, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आज आया हूँ, मेरी सरकार 2-2 लाख रुपया उन लोगों को तुरंत तत्काल उनको मुआवजा अभी तत्काल मिलेगा। 2-4 दिन में उनके पैसे अकाउंट में चले आएंगे और केंद्र से भी हमारी बातचीत हमारे नेता का हुआ है, केंद्र से भी 1 हफ्ता के अंदर वहाँ से भी इनको मुआवजा मिल जाएगा। खबर भागलपुर से, जहां तिलका मांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरिंदू ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस घिनौनी हरकत को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने ही दिया है। नाबालिग अपने प्रेमी के साथ हवाई अड्डा गई हुई थी और इसी दौरान प्रेमी और उसके 3 दोस्तों ने इसके साथ गैंगरेप किया। सूचना मिलने के बाद परिवार वालों ने तिलका मांझी थाने में घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस नाबालिग का मेडिकल कराई और बयान को दर्ज कराया गया। सूत्रों की माने तो एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ये क्या हुआ है? गैंगरेप हुई है। कहाँ हुई है? हवाई अड्डा। कौन सा थाना क्षेत्र है? तिलका मांझी। कब की घटना है? 11 को। कब? रात। 11 की रात। हाँ। कितने लड़कों ने मिलकर गैंगरेप किया है? 3 से 4।
गंडक नदी में उफान के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अब फैलने लगा है। छपरा में परसा प्रखंड के बलिगांव के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बलिगांव, मुरहिया सहित कई इलाकों में गंडक नदी का पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे लोगों के सामने अब पलायन का खतरा जो है वो साफ नजर आता है। लोगों को अब घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने की व्यवस्था है और फिलहाल जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने इन तटबंधों पर हो रहे कटाव का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को जल्द कटाव रोधी काम को शुरू करने का निर्देश भी दिया। हम कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा घर गिरने लायक है, हम लोग का तबाही गुजर रहा है यहाँ पर। कोई प्रतिनिधि कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी पदाधिकारी लोग आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिया है कि 2 दिन के बाद पूरा गिरेगा। हाँ। तक झांकी गिरेगा यहाँ पर, थोड़ा सा पानी घटेगा तो झांकी गिरेगा। तो झांकी तो बह गया है बाढ़ में। अरे बह जाता तो हम तो 4 साल से सुन है कि झांकी गिरेगा, बांस गिरेगा और सब गिरता है। अक्सर कटाव होने से नहीं मानता है। समस्या यही है कि बलिगांव में पूरा कटाव हो रही है। हाँ। क्या इस पे कटाव रोधी काम भी चल रहा है? अभी काम नहीं चल रहा है। अभी आए थे जेई साहब, एसडीओ साहब, स्कूटी साहब, अभी बोल के गए हैं काम करने के लिए। क्या निर्देश मिला है? निर्देश यही मिला है झांकी डालने के लिए, और क्या निर्देश मिलेगा? बाढ़ आने पर किस तरह के खतरा आप लोगों को मिल रहा है? बस यही घर ढहेगा और क्या होगा। यहाँ से लोग यहाँ से उधर इधर। तो कोसी बागमती के साथ साथ गंगा नदी का जलस्तर भी अब लगातार बढ़ रहा है और पटना के एनआईटी घाट पर पिछले दिन के मुकाबले आज गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है और 2 दिन पहले गंगा का जलस्तर 7 मीटर था, लेकिन इस वक्त अब ये 8 मीटर के पार जा चुका है। पटना में गंगा घाट के सामने आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये अब खतरे के निशान के हालांकि थोड़ा नीचे है, लेकिन इसके बावजूद लोग गंगा के बीच में जाकर तैराकी करते हुए भी नजर आते हैं। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार में जितनी नदियां हैं उनका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगर एनआईटी की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। 2 दिन पहले गंगा का जलस्तर लगभग 7 मीटर के आसपास था, लेकिन अब 7 मीटर को क्रॉस करते हुए, यानी जो वो मीटर आप देख रहे हैं बस थोड़ा सा ही वो नजर आ रहा है, जो वाटर लेवल है उसे क्रॉस करते हुए अब 8 मीटर के नजदीक यहाँ पहुँच चुका है। और ये तस्वीर बता रही है कि कितनी तेजी से गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा की धारा नजर आ रही है। एनआईटी की ये तस्वीर है और सिर्फ एनआईटी ही नहीं, राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट है सभी जगह वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पटना की अगर हम बात करें तो पटना में गंगा घाट खतरे के निशान के नीचे वाटर लेवल है, बावजूद इसके सतर्कता बरतनी जरूरी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस गहरे पानी में तैराकी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, ऐसे में गहरे पानी में इन्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और लगातार ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है, कई लोग डूब रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है। बावजूद इसके पटना में जो लापरवाही है वो यहाँ जरूर नजर आ रही है। तैराकी करते हुए लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। पानी की जो तस्वीर है वो बता रही है कि किस कदर गंगा की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा है और एनआईटी के पास लगभग 8 मीटर के करीब जो जल स्तर है वो पहुंच गया है। आने वाले दिनों में अनुमान है कि वाटर लेवल और तेजी से बढ़ेगा क्योंकि बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और बारिश होगी और जितनी अधिक बारिश होगी वाटर लेवल भी बढ़ेगा। और अभी फिलहाल राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट हैं उसकी तस्वीर बदल रही है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।